होंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मली क्योंकि अब क्लास शुरू हुई है अभी, तो आपको वेलकम जी। और before starting the lecture, I would like to introduce myself for this particular chapter of your life, tax practices CAF 2 हमने पढ़ना है। मेरा नाम आपने टाइम टेबल में देख लिया होगा, और मैंने जैसे कहा कि बहुत से दोस्त PRC 4 में पहले पढ़ के आए हैं, और कुछ दोस्त पुराने भी हैं जो कहीं CAF 2 में पढ़े और फिर दरमियान में छोड़ के फिर आ गए। तो जानते हैं, खालिद महमूद नाम है, फेलो मेंबर हूँ ICAF का। बैक 2006 आई क्वालिफाइड, और आई एम रनिंग माय ओन ऑडिट फर्म। अपनी चार्टर्ड अकाउंट फर्म चला रहा हूँ, साथ पढ़ाता हूँ। पढ़ाने में अगर हम बात करें तो दो कोर एरियाज हैं, एक टैक्स जो कि ऑब्वियसली CAF लेवल पे भी और आपके CFAP लेवल पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इसको हमने जो है CFAP 1 तक, यानी कि आप समझिए PRC 4, CAF 1, FR 1 जो कभी आपके रिजल्ट की वजह से कुछ इसको डिले किया है हमने, और आई थिंक 9 अप्रैल से हमारी FR 1 की क्लासें इंशाल्लाह शुरू होंगी, और उसके बाद FR 2 और फिर CFAP 1 और फिर MSc 1 हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। और इट इज़ अबाउट 20 years और मोर जिसमें हम ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से एग्जामिनिंग बॉडीज के साथ एज अ एग्जामिनर भी ताल्लुक है। ICAP वाले तो पेपर नहीं बनवाते हैं हमसे, जारी बात है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर हमारे पे भरोसा नहीं है। लेकिन बाकी जो इदारे हैं उनके साथ बहुत सी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, बहुत सी जो कंपनीज हैं उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, और इसी तरह से आपके टैक्स इश्यूज के ऊपर। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसलिए मैं दिया करता हूँ दोस्तों को, खास तौर पे जो नए लोग होते हैं, तो उनको ये ना लगे कि उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई तजर्बा हो रहा है, पता नहीं यार क्या करेंगे, कैसे होगा, इस तरह से है। अनलाइकली अगर जब हम PRC 4 में खड़े होते हैं तो उस वक्त जब मैंने सफर शुरू करता हूँ, जब मैं कहता हूँ अकाउंटिंग में आपने ना सिर्फ पास होना है बल्कि एक नॉलेज है जो कैरी करना है, जो FR 1 में आपके काम आएगा। और आपका जो सफर शुरू होगा या हो गया है कुछ लोगों का, तो देखेंगे कि जिनकी PRC 4 की कमजोरियां होंगी वो उनको FR 1 में तकलीफ देगी, और वो प्रॉब्लम में आएंगे। अगर उसको ओवरकम नहीं करेंगे तो फिर उनका सफर कई लोगों का तो यहीं पर खत्म होना शुरू हो जाता है, कई लोग उधर जाके आगे आगे में अपना सफर पूरा कर लेते हैं। लेकिन मैं टैक्स में ऐसा नहीं कहता। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं हमेशा अपनी राय रखता हूँ, और ओवर द इयर्स इस राय पे ज्यादा इस पे स्टैंप लगी है, क्योंकि मैं आते ही सबसे पहले ये कहा करता हूँ कि सीट बेल्ट खोल दो, इजी हो जाए, आपको टैक्स के पेपर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी होके रिलैक्स होके अपने पेपर को तैयार करें। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपने सिर्फ मेरे साथ चलना है। आपने सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ क्लास में, क्लास के अलावा टेस्टिंग जो भी हम आगे कुछ बातें करेंगे, जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं उनको हम मीट करेंगे, तो इंशाल्लाह इस पेपर में आप फेल नहीं होते। और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये मैं कोई दावा ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो जिसका कोई हिस्ट्री ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे जैसे कहा तकरीबन 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, और रिसेंट अटेम्प्ट में जो दोस्त अभी पेपर दे के आए उनसे मिले आप जाके, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को आफ्टर जो एग्जाम फीडबैक भी दूँ, खासतौर पे उन दोस्तों से जो
पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। मैं इंडिविजुअल फीडबैक भी लेता हूँ और साथ ही मैं कलेक्टिवली आपके ग्रुप में भी इसको शामिल करता हूँ, ताकि कोई अगर कमी रह गई है तो आने वाले लोगों के लिए उसमें बेहतरी हो सके। क्योंकि अगर मैं ये समझ लूँ कि मैं 18-20 साल से 21 साल हो गए पढ़ाते हुए, ये मसला ही कोई नहीं है और मुझे सब कुछ आता है, तो फिर इस काम में मुझे कोई एनर्जी नजर नहीं आएगी, मैं लर्निंग भी नहीं होगी और आपके लिए भी कुछ नहीं रहेगा। तो हर आने वाली अटेम्प्ट को अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊं, ज़्यादा उसमें अपनी एनर्जी पुट इन करूं, ताकि जो दोस्त पढ़ने आए हुए हैं उनको इस सब्जेक्ट के साथ एक ताल्लुक बने हुए। दैट इज द पॉइंट जिस पे हम कोशिश करते हैं आप दोस्तों के साथ कि आपके साथ इस सब्जेक्ट के अंदर लिंक बनाया जा सके। तो बिल्कुल कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, इस सब्जेक्ट के अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि रिजल्ट इस देखें, एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई फैसला करते हैं कि ये आसान है या मुश्किल है, उसका रिजल्ट बताता है कि कैसा आपका रिजल्ट आ रहा है। तो ओवर द इयर्स अगर हम बात करें तो हम बहुत सी ऐसी अटेम्प्ट्स हुई जिसमें हमारे दोस्तों ने, हमारी अटेम्प्ट बैचेस ने आई कैप के रिजल्ट से मोर देन डबल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। आई कैप इज एट 30%, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अराउंड 55-60%। तो व्हाट डज दिस मीन कि हर 10 में से 6 लोग, 5.5 लोग पास हो रहे हैं, तो विच इज नॉट बैड इन एनी केस। तो अगर हम 60% रिजल्ट को इंश्योर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आई कैप के एग्जाम्स में इससे अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 60% को हम 70-75 तक ले जाएं। लेकिन बहुत एक दफा हुआ है कि 60% में रिजल्ट आया है, लेकिन 70% को हम क्रॉस नहीं कर सके। तो हमेशा मेरा ख्वाब रहता है कि मैं ज्यादा लोग हमारे पास हों। टेक्स्ट के पेपर में फेल होने की कोई रीजन नहीं है। अगर आपको हम आगे जाके अभी बयान करेंगे कि हमें कैसे चलना है। तो मैं बात कर रहा था फीडबैक की बेसिस पे चीजों को अमेंड करने की, बेहतर करने की, ताकि आने वाले बैचेस को वो प्रॉब्लम्स ना आए जो पिछले बैच में नहीं रही, उससे पिछले बैच में रही। तो बेहतर, सबसे बेहतर जो आपको फीडबैक दे सकते हैं वो आपके पीयर्स हैं जो आपसे पहले पढ़ चुके हैं। उनसे आप जरूर मिलें कि क्या खालिद साहब पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, यूजर फ्रेंडली है या नहीं, समझ में आती है कि नहीं, आप तक पहुंचते हैं कि नहीं, कितनी एनर्जी से पढ़ाते हैं, क्या चेकलिस्ट बनाएं अपने अपने पास, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इफ यू आर विद मी तो आपको क्या सहूलियात मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये बात तो कंफर्म आपको कहना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मैंने एक बड़ी कोशिश की आपको जो पीआरसी ग्रुप में बैठे हुए थे उनको इजी रखने की, लेकिन कहीं ना कहीं जारी बात है वो सब्जेक्ट ऐसा है कि उसके अंदर आपको ऑन क्लोज रहना पड़ता है टू कैरी इन FR1 आंसर। बट मैं पहले दिन कह रहा हूँ, पहली लाइन ये बोल रहा हूँ टेक्स्ट के मुताबिक, प्लीज बी रिलैक्स इन दिस सब्जेक्ट। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन मेरी है और मैंने आपको पढ़ाना है। और ये अगर मैं आपसे कहूँ, आई कैप के तमाम पेपर्स जितने भी एग्जाम्स हैं, आजकल 21 एग्जाम्स होते हैं, 18 हो जाएंगे, 20 है तो 18 रह जाएंगे, 17 रह जाएंगे, लेकिन जो भी रह जाएंगे सबसे आसान ये पेपर पास करना है। टैफ टेक्स्ट प्रैक्टिस one of the easiest paper to pass in ICAP exams. Why it is easy? I'll show with you. मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे इसको हम आसानी से पास करेंगे और हो जाएगा इंशाल्लाह। हाफिज सैफ साहब, जो कमी पेशी 4 में रह गई अब नहीं होनी चाहिए। पहले दिन से अपने आप को क्लोज रखें। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग ना चाहते हुए बैठे हैं, आप में से 90% लोगों का ख्याल ये था कि आराम से ईद मनाएंगे उसके बाद तशरीफ लेकर आएंगे। ये जो स्कैन्स वालों ने और कुछ और शायद एक दो उदाहरणों में भी ऐसा ही किया है। बहरहाल क्या किया जा सकता है, अब मजबूरी है, इसको हमें लेके चलना है। इसी वीक में क्लासेस होंगी शायद फ्राइडे तक, तो फिर आपकी ईद लीव्स हो जाएंगी और फिर दोबारा शुरू करेंगे हम सारे सफर को। बहरहाल अगर आप आ गए हैं और आपने अपनी नींद की कुर्बानी भी दी है और सारा कुछ किया है, तो फिर हम कुछ ना कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला इस पूरे उसके अंदर। तो मैं आपसे कह रहा था कि as far as myself is concerned, I have introduced myself.
नाउ आई एम ट्राइंग टू सिलेबस क्या है आपका और व्हाई इट इज इजी टू पास, इस एरिया में तुम्हें काम करना है। अगले पॉइंट पे आपके सामने है आई कैप की ग्रिड जो इसने दी हुई है टेक्स प्रैक्टिसेस के नाम से। 3 ग्रिड्स हैं आई कैप की, ए बी और सी। अगर आप ए ग्रिड देखें तो उसकी वेटेज है आपके 5 to 10% पेपर आता है। इस दफा भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आया ऑन एवरेज। 7 8 9 7 8 9 7 8 9 मार्क्स का वो सवाल इसमें से पूछता है। और ये आपका जो आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट है उसके पहले 3 चैप्टर्स पे मुश्तमिल ये ग्रेड। अगर आप पहले 3 चैप्टर्स पढ़ लें तो आपका ये एरिया मुकम्मल हो जाता है और 7-8 नंबर का जो एरिया है वो आप अपनी जेब में रख के चले जाएं, कोई मुश्किल नहीं है। ये तीनों ये जो चैप्टर्स हैं ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल इन्वॉल्व नहीं है, कुछ सिनेरियो इतना बड़ा इन्वॉल्व नहीं है। स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट आंसर्स हैं। थ्योरी जिसका रट्टा बेहतर है वो उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा। आज मैं शुरू करूं और अगर मैंने सिर्फ ये चैप्टर्स कवर करवाने हो तो ईद से पहले 3 चैप्टर खत्म हो सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, कोई मसला नहीं है 3 चैप्टर्स में। लेकिन ऑब्वियसली हमें इसको इस तरह से भी लेके चलना, मैं लेके भी नहीं चलता क्योंकि मुझे पता है थ्योरी से जान जाती है दोस्तों की, बहुत से दोस्तों की, बहुत से दोस्तों को पसंद भी है थ्योरी, तो रट्टा लगाना आसान होता है। तो हम चैप्टर 1 पहले पढ़ेंगे और चैप्टर 2 और 3 हम दरमियान में कहीं जाके सिलेबस कवर कर रहे होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह चैप्टर 1 2 3 पहले ग्रेड की चैप्टर्स हैं जी। फिर उसके बाद ग्रेड बी की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स लॉस, दिस इज मेन एरिया फॉर सिलेबस। यू कैन सी हाउ मच वेटेज इज गिवन by the examiner, 60 to 75% of the paper from this area. On average, 65, 66, 64% of the paper from this area. अगर हम पिछले 10 अटेम्प्ट्स 15 अटेम्प्ट्स में देखें तो इसी वेटेज को साथ लेके वो चल रहा है। तो भाई 60 to 75% वेटेज अगर जिस एरिया में है तो उसने ही पास और फेल होने का फैसला कर देना है कि आपने इस पेपर में पास होना है या फेल होना है। आप देख सकते हैं 70 to 80 टीचिंग आवर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर एरिया। हम भी तकरीबन इतने ही घंटे लगा रहे होते हैं इसमें। मेजर पोर्शन 80% ऑफ आवर क्लासरूम आवर्स विल बी स्पेंट ऑन दिस एरिया। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 से शुरू होते हैं ये, 4 से लेकर और 16 तक। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से लेकर 4 से 16 तक ये आई थिंक 13 चैप्टर्स बनते हैं। 13 चैप्टर्स में से ये एरिया कवर होगा और इसको इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम चैप्टर 1 खत्म करेंगे वेरी नेक्स्ट चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं। और तीसरा एरिया जो कि मैं हमेशा इसको गिफ्ट एरिया कहता हूँ आपके लिए, जो एक्चुअली आपको कहीं कमी बेशी रह जाती है आपके कॉन्फिडेंस में, आपके पेपर की मुश्किल में, तो वो आपको ये एरिया कवर करता है जिसे सेल्स टैक्स कहते हैं। 20 to 30 मार्क्स का ये एरिया आता है, इस दफा भी आया है तकरीबन कोई 30 मार्क्स अराउंड। और इसके भी सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, 17, 18 और 19। There are 3 chapters available in this area. तो आप देख सकते हैं कि almost 35 to 40% of the syllabus is covered through 6 chapters of this book. पहले 3 और आखिरी 3 chapters। लेकिन ऑब्वियसली हम एक पैटर्न से चलेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो और उसके मुताबिक आप लेके चल सकें। अब मैं इस जो ये इसमें उसने बताया भी हुआ है, अगर आप देखें जो ग्रेड ए है, आप जानते हैं कि किसी भी एग्जामिनिंग बॉडी के अंदर सिलेबस एरिया को जब डिफाइन किया जाता है उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल दोनों डिफाइन कर दिए जाते हैं कि इस सिलेबस के एरिया को पढ़ने के बाद हाउ मच प्रोफिशिएंट यू शुड बी एज अ स्टूडेंट एंड व्हाट इज द टेस्टिंग लेवल ऑफ दिस एरिया। तो टेस्टिंग लेवल में अगर आप देखें और प्रोफिशिएंसी लेवल देखें एरिया ए में, ग्रेड ए में सारी 1 है, स्वाय आखिरी चैप्टर के जिसमें कुछ एथिक्स की बात करता है। टैक्सेशन के अंदर अगर एथिक्स का एरिया लाया जाए, लेकिन उसमें भी आप देखें प्रोफिशिएंसी 2 है, वो कहता है जब आप पढ़ाएं और पढ़ें तो जरा थोड़ा लेवल ऊपर पढ़े, लेकिन हम टेस्ट जो करेंगे वो आपसे टेस्टिंग 1 T1 ही करेंगे हम ज्यादा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे आसान आपको नजर आएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें आपको।
टेस्टिंग 1 का मतलब होता है जस्ट नॉलेज को टेस्ट करना, नॉट इवन अप्लाई करवाना, एप्लीकेशन जो आपसे नहीं मांग रहा होता। हाँ, इनकम टैक्स के जहां तक बात है, जिसमें हम 60 to 75% के सिलेबस को कवर करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द एरियाज आर P2 एंड टेस्टिंग 2 एज वेल, इवन इन सेल्स टैक्स एज वेल, क्योंकि वो कहना ये चाहता है कि मैं चाहता हूं कि आपको ना सिर्फ इनकम टैक्स के एरियाज का कॉन्सेप्ट समझ में आए, बल्कि उनको अप्लाई करना भी आता हो। हाँ, एनालाइज करना, डिसीजन मेकिंग करना, उस तरफ नहीं लेके जा रहा मैं आपको, टेस्टिंग 3 में नहीं लेके जाऊंगा मैं आपको, बस C5 में आपसे करवाना चाहूंगा। लेकिन एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू कि आपको अप्लाई करना आता है। तो ये आपके प्रोफिशिएंसी लेवल्स हैं और फला चीजें हैं जी। मैं अब दोबारा आपको लेके चलता हूँ। ये जो भी हम कैफ 2 की बात कर रहे थे, टैक्स प्रैक्टिसेस, मैंने अभी आपसे कहा है, आप में से बहुत से दोस्त जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो कुछ इस तरह से चेहरे बना के बैठे हुए हैं। बंदा फिर टकर गया, समझ नहीं आ रही, रमजान गुजर भी रहा, 4 दिन रह गए थे, तो वो टैक्स पड़ा नहीं रहा। और फिर बहुत से लोग डरा भी देते हैं, टैक्स पड़ा मुश्किल है। कई लोग कहते हैं, हालांकि हमारे दोस्त जो पढ़ाते हैं वो मुझसे इस बात पे गिला भी करते हैं, खालिद साहब आप क्यों इसको आसान करते हैं? मैं इसको मुश्किल कैसे कह दूं, जब एक चीज आसान है तो है, और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे रिजल्ट्स दे रहे हैं। मेरा तो कमाल नहीं है, स्टूडेंट्स का कमाल है इसके अंदर। तो हम मुश्किल बना के, टेंशन दे के बच्चे के मुंह में फराक क्यों करें? हमारा ये डिबेट चल रही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं सर, स्ट्रेट के साथ, पता नहीं क्यों, अल्लाह ही बेहतर जाने। प्लीज, ये दोनों चेहरे नहीं चाहिए हमें इस सब्जेक्ट के अंदर। आई वुड लाइक कि आप इस तरह करें, बल्कि हंस हंस के आंसू आ जाए, कोई टेंशन नहीं। आमिश, आपका आमिश नाम है, साथ में हमाद, सॉरी हमाद भाई, ये मैंने कभी तस्वीर नहीं बनाई BRC4, क्योंकि मैं जानता हूँ वहां बच्चे को सीरियसनेस की जरूरत थी। यहाँ कोई प्रॉब्लम, प्लीज बी श्योर अबाउट इट। ये सब्जेक्ट पास होने के लिए, इसमें फेल होने की कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपसे मतलब आप नहीं भी चाहते होंगे, फिर भी आप इसमें आराम से पास हो सकते, लेकिन पॉइंट सिर्फ एक है, तो अभी आगे जाके मैं बयान करूंगा कि आपकी जो मेरी कमिटमेंट है कुछ चीजों के ऊपर, वो जरूरी है। देखें, ये सब्जेक्ट लॉ का सब्जेक्ट, आपने बिजनेस लॉ भी पढ़ना हो शायद। अच्छा, बिजनेस लॉ से मुझे याद आया, बहुत से लोगों को पता चल रहा है कि नई स्कीम आ रही है जी, पुरानी जा रही है जी, फला हो रहा है जी, ये हो रहा है। टैक्स के पेपर पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, चाहे पुरानी स्कीम हो चाहे नई स्कीम। इवन इससे पहले जो टर्म थी उसमें भी ऐसे ही था, 2021 की जब स्कीम आई थी उसमें भी ऐसा ही, परेशान होने की जरूरत नहीं कि चलो यार इसको ऐसे कर ले, सुना कुछ नहीं। ये लॉ का पेपर देखें, लॉ का पेपर नॉर्मली जो समझा जाता है वो मुश्किल समझा जाता है, थ्योरी खुश्क सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल आपको याद, क्लॉजेस याद करनी पड़ती हैं, फिर उस पर उसको अप्लाई करना मुश्किल होता है। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। जिस तरह मैं बी लॉ का कहता हूँ, वो भी लॉ का पेपर है। वो पेपर मैं कभी नहीं कहता कि आसान है पास करना, लेकिन मैं इसको कहता हूँ, इसकी रीजन है व्हाई दिस पेपर इज इजी टू पास। पहले इस पे बात कर लें ताकि आपका चेहरा खुशी की तरफ आ जाए। देखिए, इंसान, ये रिसर्च भी है कि इंसान का जो जहन है, दिमाग है, वो सेल्स 2 तरह से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। आइदर दे आर गुड इन नंबर्स, दिमाग नंबर्स में अच्छा होता है, काउंटिंग का पेपर आ जाए फटाफट पास, कॉस्टिंग का, फला का, नंबर्स, कैलकुलेशन, परसेंटेजेस, इवन कैलकुलेटर भी कई दफा हम इस्तेमाल नहीं करते,
वो जहन और जवाब दे रहे हो, उनको अकाउंटिंग रिलेटेड पेपर्स, न्यूमेरिकल पेपर्स पास करना आसान है। कई लोगों की थ्योरी बहुत अच्छी होती है, जिसे मैं आमतौर पर कहता हूँ रट्टा बहुत अच्छा होता है। रट्टा लगा लिया, बस अल्लाह का शुक्र है, किताब में भी क्या लिखा होगा जो मैंने रट्टा लगाया, आराम से पास कर ले। वो नंबर्स में अच्छे नहीं होते। ये सब्जेक्ट वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें दोनों के लिए सब कुछ है। मतलब अकाउंटिंग में आप नंबर्स वाला बंदा तो पास होगा, रट्टे वाला शायद पास हो ही ना सकता। लॉ में रट्टे वाला पास हो सकता है, बिजनेस लॉ में नंबर्स वाला शायद फेल हो जाए अगर उसकी और कोई मिसाइल ठीक ना की। लेकिन हम बात करें अगर इस पेपर में, तो इस पेपर में इस लॉ की जो हम पढ़ेंगे, 3 तरह से सवाल आते हैं। एक आता है न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, नंबर्स के साथ, which is the key point in this subject. हम जब इनकम टैक्स शुरू करेंगे तो उसमें हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, प्रॉपर्टी इनकम कैसे। तो वो लॉ पढ़ेंगे तो हम अंग्रेजी में ही उन लॉ की प्रोविजंस को अंडरस्टैंड तो हम करेंगे, लेकिन वो अप्लाई जब करवाएगा तो न्यूमेरिकली करवाएगा। इस दफा भी 18 नंबर का एक सवाल बिजनेस इनकम से आ गया, 15 नंबर का सवाल इनकम सैलरी इनकम से आ गया, 10 नंबर का सवाल कैपिटल गेन से आ गया, 15 नंबर का सवाल सेल्स टैक्स से आ गया। तो ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ तकरीबन अगर हम बात करें, अब तो खैर 75% तक एप्लीकेशन पेपर का जो पेपर आता है वो एप्लीकेशन न्यूमेरिकल आता है। और मैं आपसे कहूं, मैं कैसा स्टूडेंट हूं, अगर मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे उस्ताद ने, मेरे टीचर ने टेक्स्ट की लॉ समझा दिया है, तो मुझे नंबर्स में ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। और नंबर्स क्या है, न्यूमेरिकल का मतलब क्या, ये थोड़ा है कि साइन थीटा निकालना है, लॉगरिथम निकालना है, कुछ नहीं। कैलकुलेटर के ये 3 फंक्शन तो इस्तेमाल होने हैं वहां पर, दैट्स इट। नंबर्स जरूर हैं, बट नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि सैलरी इनकम कैसे करते हैं, डिस्कस इंशाल्लाह चैप्टर 5 में मैं बताऊंगा ये सैलरी है, ये सैलरी नहीं है, इतनी सैलरी शामिल होगी, इतनी नहीं होगी, पूरी एक लिस्ट है, पढ़ ली। अगर इसको मैं कहूँ जनाब सवाल आ जाए राइट अ नोट ऑन सैलरी, तो इजी थ्योरी है, आधी याद रहेगी, आधी याद नहीं रहेगी। और अंग्रेजी लिखने लगेंगे, हैंड राइटिंग एक्सपोज हो जाएगी, एक्सप्रेशन एक्सपोज हो जाएगा, तो हो सकता है नंबर आप ना ले सके। लेकिन अगर वही सवाल आए कि मिस्टर हमाद फलां जगह जॉब करते थे, ये इनकी बेसिक सैलरी है, ये फलां है, ये अलाउंस है, ये चीज है, ये चीज है। अब आपने क्योंकि लॉ पढ़ा हुआ है तो बताएं इस बंदे की सैलरी में क्या क्या शामिल होना, क्या नहीं, और सैलरी बता दें, इससे अप्लाई करना आसान हो जाता है। जब आपको लॉ आता हो तो समझाना आसान है, लिखना मुश्किल हो जाता है। तो 75% ऑफ द पेपर नंबर्स के साथ है। बल्कि मैं अगर 75% में ये भी शामिल कर लूं, दूसरा सिनेरियो बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ लॉ। लॉ पढ़ लिया, सिनेरियो बना के पूछा कि आपकी क्या दूरी है, क्या नंबर्स में भी आ जाएगा, बट अप्लाई कर आता है वो सिनेरियो। मतलब मैं ऐसे ही एग्जांपल देता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स की क्या कॉन्सेप्ट है, कि अगर रेड लाइट हो तो अब रुकना है, ऑरेंज हो तो सुना है, ग्रीन हो तो सुना, सब लिखा हुआ। अगर आपसे कहा जाए कि राइट अ नोट ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स, दिस इज थ्योरी हाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर। वेयर एज अगर वो कहे मिस्टर ए
फला जगह जा रहा था गाड़ी पे जाते उसे देखा सामने ऑरेंज लाइन, ऑरेंज वो आ गई लाइट, तो अब क्या करेगा वो? तो दिस इज एप्लीकेशन, सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ बैकग्राउंड, व्हिच अगेन इज इजी एप्लीकेशन। अगर आपको लॉ आता है तो बड़े आराम से आप जवाब दे सकते हैं, और आपकी अंग्रेजी भी कम एक्सपोज होगी, आपकी हैंड राइटिंग भी जरा कम चलेगी। तो ये दोनों मिला के अगर मैं 75 को इन दोनों को मिला दूं अगर, तो तकरीबन कोई 80% of the paper, 80 to 85% of the paper is from either that is numerical application of text laws or scenario based application of text laws. अब क्यों आखिरी जो रह गया थ्योरी, थ्योरेटिकल स्ट्रेट क्वेश्चंस, थ्योरी के सवाल, इसका पहले 3 चैप्टर्स हैं, आगे जाके चैप्टर्स आएंगे, वो थ्योरी है, उसमें व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, हाउ, लिस्ट डाउन फला, इस तरह से। अब वो रट्टा है। मैंने आपको पहले जब मैं पढ़ा रहा था, बता रहा था, मैंने कहा कि भाईजान ये पेपर पास करना सबसे आसान है आई कैट बजाय। देखो अगर आप FR1 पढ़ेंगे तो सिर्फ नंबर्स होंगे, तो वो क्या करें लोग जो रट्टा लगाने वाले जिनकी थ्योरी बेहतर, उन्हें एटलीस्ट अपने आप को चेंज करना पड़ेगा तो पास हो। वेयरएज जो लॉ का पेपर है, बी लॉ का, बिजनेस लॉ का, ऑडिट का, ये वो पेपर है जिसमें थ्योरी ज्यादा आती है, तो जिनका रट्टा बेहतर है वो तो कंफर्ट जोन में है। जो मेरे जैसे बंदे नंबर्स सही हो, शायद अच्छा हो, ये बाहर पेपर है जिसमें नंबर्स वाला भी 50-60 तक जा सकता है और थ्योरी वाला 50 तक जा सकता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई दिस पेपर इज वेरी इजी टू पास, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह ताला आपको। हाँ, इन तमाम तीनों तरह के सवालों के अंदर एक चीज कॉमन है, अंडरस्टैंडिंग द लॉ। वो मेरा काम है, वो आपका नहीं है। वो आप ना परेशान हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। आज से लेकर जब तक आपका पेपर नहीं होता, वो मेरी जिम्मेदारी है। किसी कॉन्सेप्ट में, किसी बात में कोई मुश्किल आपको लग रही हो तो मैं जिम्मेदार हूं। मैं कह रहा था कि आप अपने पीएस से, सीनियर से पूछें, तो असल सवाल एक तो ये भी बनता है कि यार खालिद साहब जो पढ़ाते हैं वो आपको समझ आ जाती है, किसी कॉन्सेप्ट में आपको मुश्किल तो नहीं होती? ये सवाल है, क्योंकि यही वो सवाल है जिससे आप ये बात का जायजा ले सकेंगे कि मुझे मेरे एक सब्जेक्ट टॉपिक नॉलेज, कोर सब्जेक्ट टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ये बंदा दे सकता है कि नहीं, आपके लेवल पे आके दे सकता है। मेरे बारे में परेशान ना हो आप कि भाई खालिद साहब को ये आता है कि नहीं आता। मैंने आपको बताया 20 साल हो गए तकरीबन, इससे भी ज्यादा पढ़ाते हुए। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आप कहाँ थे। कई लोग बोलना भी नहीं शुरू किया होगा। तो इस प्रोफेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, फर्म चलाते हुए। तो ये जो कुछ मैं करवा रहा हूँ ये रोज लोगों को समझाता हूँ, अप्लाई करता हूँ। लोग मेरे एडवाइस पे फैसले करते हैं, अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। तो आप मेरे बारे में परेशान ना हो, इस बात पे यकीन रखें कि आप महफूज आप होंगे, फिर सफर करने का ज्यादा मजा आएगा। और ये कभी ना सोचें कि नहीं यार बंदे ने पता नहीं कराना है, आपको नहीं समझ में आ रही, ये मेरे लिए इशू है। आपको समझ आ जाए और ये ना सोचें कि यार ये तो मैंने एक बार पूछा है, ये सब आई कैन एक्सप्लेन 1 पॉइंट बाय 100 वेज, मेरा काम, आपका नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानता हूँ। इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग में कभी इशू नहीं होगा। और मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं दुआ भी यही करता हूँ, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, इवन जब भी मैं दुआ करता था, अब भी, कि अल्लाह हमारे अल्फाज में इतनी
अंडरस्टैंडिंग वाला एलिमेंट दे दे कि जो बंदा पढ़ रहा हो उसे समझ में आ जाए कि क्या कह रहा हूँ, उस तक पहुंच सकूं मैं, फिर ही तो फायदा है। मैं अपना नॉलेज झाड़ के चला जाऊंगा तो मुझे ये साबित करने की जरूरत आपको कहीं भी नहीं है कि मैं चार्ट करूंगा 20 साल हो गए फलाना, उसके मुझे मेरे को रोक डालना आता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए यहाँ खड़े होने का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको इतना आसान लगे कि पहली अटेम्प्ट में पास हो। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ, मैं वैसे भी बताता हूँ, मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ नहीं छोड़ा करता जब तक कि वो एग्जाम में पास ना हो। इवन जब पास हो जाते हैं तो होने के पास तो फिर भी पूछता हूँ भाईजान कैसा रहा आपका पेपर, क्या लाजा आई, क्या परेशानियां आई, क्या मुश्किलात है, ताकि आने वालों के लिए आसानियां हो सके, ना सिर्फ इसमें टेक्स्ट में बल्कि अकाउंटिंग के स्ट्रीम के अंदर भी इंशाल्लाह। तो आप बिल्कुल ना परेशान, अंडरस्टैंडिंग मेरी जिम्मेदारी है, एज़म आपकी जिम्मेदारी क्या है? दो चीज, सिर्फ दो बातें। एक, क्लास रेगुलर में। ये जो पोस्ट कोविड जनरेशन है, इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी टीचर का समझाना नहीं है, लेक्चर्स का मिस होना नहीं है, उस स्टूडेंट की अपनी अवेलेबिलिटी है, वो नहीं है। ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिखूंगा, रिकॉर्ड है। आपने देखा, आपने पीआरसी के पेपर दिए, जो टीचर पढ़ा रहा था सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, आखिरी दिन तक पेपर में जाने से पहले तक आपके साथ है, इवन आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही टेक्स्ट में होने जा रहा है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, 100% आपके पास हो, ये जो मैं लिखूंगा पीडीएफ की शक्ल में आप तक पहुंच जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इशू नहीं होगा। चैलेंज क्या है? रेगुलरिटी। जब आपको ये पता चल जाता है कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप फिजिकल क्लासेस में आना कम कर देते हैं। जो लाइव पढ़ रहे होते हैं वो लाइव की बजाय रिकॉर्डिंग में चले जाते हैं, और जो फिजिकल जाके ऑनलाइन होते हैं वो भी रिकॉर्डिंग में चले जाते हैं, और फिर रिकॉर्डिंग्स डिले हो जाती हैं। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमारे पास आखिरी 1-1.5 महीना होता है और हमने सारे का सारा सिलेबस कवर करना होता है, कहानी खत्म हो जाती है। ये इस पॉइंट से बचना है सर। पीआरसी 4 में आप पे बहुत सख्त पाबंदियां थी, आपके घर फोन करते थे, यहाँ 2-3 थानेदार बैठे हुए थे फोन करने के लिए, जया इस्लाम मसला जया नहीं आया, पता नहीं कैफ में जरा, मैं ये नहीं कहता कि उतनी सख्ती है, उतनी आपकी जवाबदेही है, लेकिन किसी हद तक रिलैक्स है। सेल्फ रेगुलेशन इज द की। प्लीज कोशिश करें, इफ यू आर एनरोल्ड इन फिजिकल क्लासेस ऑन कैंपस, बी इन द क्लास। वो देखें, जब आप क्लास में सुन के जाएंगे तो आपने 70% अपना काम कर लिया। मैं यहाँ से बाहर भेजने जाने ही नहीं दूंगा आपको जब तक मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ आप तक ना पहुंचे। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। यहाँ आना आपकी जिम्मेदारी। फिर अगर 20-30% कहीं मसला भी है तो रिकॉर्डिंग्स है, टीचर है, पीए है, सब कुछ अवेलेबल है। प्लीज एक बात रेगुलर, उम्मीद है ये आप कमिटमेंट मुझसे कर लेंगे। दूसरा, मैं ये नहीं कहता कि आप इतने अच्छे बच्चे बन जाए रोज पढ़े, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि रोज का काम रोज करें, चाहे वो R1 है, चाहे टैक्स है, तो जो भी सीए के स्टूडेंट में और बीए के स्टूडेंट में फर्क होना चाहिए। एक बार इंसान है आपकी, आपको भी जीने का हक है, कोई जरूरत हो सकती है आपकी, मसाइल हो सकते हैं आपके, मसरूफियात हो सकती हैं आपकी, बिल्कुल सही है, लेकिन एक काम जरूर करें, वीकेंड क्लोज जरूर करें। इस एक हफ्ते में जो पढ़ा अगले पीर तक नहीं जाना चाहिए, उसे रिवाइज करें, चाहे आपको आखिरी दिन टाइम मिले फिर आपको रिवाइज करना चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे नुकसान क्या होगा? चीजें पेंडिंग होना शुरू होगी। इंसान की साइकी है, वो हाल में जी रहा होता है, माजी को में पछताता रहता है और मुस्तकबिल के बारे में परेशान दूर होता है, लेकिन कुछ नहीं जानता। इंसान की नेचर है। तो आप जिस वक्त
2-3 वीक डिले कर देंगे, लेट हो जाएंगे, चीजों को क्लोज नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट नहीं आएंगे, तो मेरे कराने या ना कराने का कोई फायदा नहीं। 99% मेरा स्टूडेंट इस वजह से फेल नहीं होता कि उसे अंडरस्टैंडिंग का मसला था। ये नहीं कि सारे पास होते, फेल भी होते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो मैं बार बार आपको एक बात बता के पूछ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मुख्तलिफ तरीकों से वो मसला नहीं होता। मेरे स्टूडेंट का मसला है, होता भी है तो रिटेंशन होता है, कि जो नॉलेज आज मैंने दिया उसको 4 महीने कैसे संभाल कर रखना है। देखो, अकाउंटिंग का टॉपिक पढ़ा, कहीं आगे फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन पढ़ी थी, डाउटफुल डेट्स पढ़े थे, फाइनल अकाउंट में दोबारा आ गया, कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशन आ गई। ये एक चैप्टर क्लोज हुआ, उसके बाद फिर देखेंगे कब आएगा। तो आपने जो आज पढ़ा, 2 महीने बाद पढ़ा, 4 महीने के बाद वो दोनों टॉपिक तैयार है, रिटेंशन ऑफ द नॉलेज इज द की। तो उसके लिए है तीसरा पॉइंट, टेस्ट। जो आपके टॉपिक चैप्टर वाइज टेस्ट हो वो दें, जो आपके क्विज आपके हो रहे हो, मॉक हो रहे हो, मिड हो रहे हो, उनको भी अपने लिए फर्ज करें। मैं आपको बताऊं, मैंने नहीं देखा किसी बच्चे को फेल होते हुए कि जिसने 3 पॉइंट पूरे किए। हाँ, बहुत से ऐसे पास हो गए जिन्होंने इसमें 2 भी कर लिए। मुझे याद नहीं आ रहा एक बच्चा रेगुलर भी रहा हो, टेस्ट भी पूरे दे रहा हो, और अपनी जो है जो भी नॉलेज है अपडेट रख के चल रहा हो, रिटेन करके, और उसको फेल होने का मौका मिला हो। ऐसा नहीं है। 1-8% का मैं नहीं कह सकता भाई, मेरी बात है, जिंदगी है, इसका कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। प्लीज डोंट worry about this subject. This is my responsibility, 70% my responsibility. I'm giving you only 30% task. R1 में ये नहीं कहूंगा मैं, R1 में हम बराबर के शराकतदार होंगे, बराबर के पार्टनर होंगे। टैक्स में 70% मेरा काम है सर, 30% आपका। वो 30% ईमानदारी आपने दिखाई, पहली अटेम्प्ट में पास होना। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ हूँ इस सारे मामले के अंदर। ये जितनी बातें मैंने कही हैं, ये कोई सियासतदान का वादा नहीं है कि मैं चला जाऊंगा, 4 दिन बाद आऊंगा, 5 साल बाद बात होगी। वी आर, हर रोज मैंने आपसे मिलना है। आप मुझे किसी वक्त भी ये कह सकते हैं, अरे सर क्या बात कर रहे हैं यार, आपने फलां डेट को ये कहा कि आसान है, ये तो आसान नहीं। आज जो लफ्ज बोल रहा हूँ, आखिरी दिन तक मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठी हुई है, मैं नाम इसमें भूल रहा हूँ, तैयबा, सॉरी, तैयबा हमारे साथ पिछली दफा पोस्ट रिजल्ट बैठी थी, कुछ उन्होंने क्लासेस दी, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट 70% क्लासेस दी, लेकिन पेपर नहीं दिया। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, इसी हद तक तो उनको पता चल रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो कह रहे तैयबा कह नहीं सर, तुम एवं गल्ला करी जा रहे हो, मैं खुद पढ़ के आई हूँ, मुझे पता है आप क्या कह रही हो। भारत, आज मैं कह रहा हूं, एक टॉपिक, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक विल बी लेफ्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। दिस इज माय प्रॉमिस टू। कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं कराता मैं, ये छोड़ दो, फला कर लो, फला छोड़ दो, ये मेरा काम नहीं है। मुझे आई कैप ने एक सिलेबस आउटलाइन दी है, मैंने वो कवर करवा। मैं नजूमी नहीं हूं, ना नजूमी का मैंने कोई कोर्स किया हुआ है, ना मुझसे आप ये एक्सपेक्ट करें। खालसा वैसे क्या ख्याल है, क्या क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। हमने पूरा सिलेबस करना है, 100% सिलेबस कवर करना मेरी जिम्मेदारी है। आपके इत्मीनान के साथ पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। सैफ साहब, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। वैसे भी रमजान में ये बैच शुरू हो रहा है, रोजा रखा हुआ है, गलत बयान तो मैं कर ही नहीं सकता, रोजे के बगैर भी नहीं करनी चाहिए गलत बयानी, लेकिन 12 आप मेरे इन बातों का पहरा दें। एक, इस सब्जेक्ट के लिए सीट बेल्ट खोल दे, इजी हो जाए। 2,
ये पेपर आई कैप में पास करना सबसे आसान है। 3, इंशाल्लाह ताला पहली अटेम्प्ट में ये पेपर पास होगा। चौथा, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। अब आप अपने साथ हैं या नहीं, ये फैसला वक्त बताएगा। कोशिश करेंगे। मैं PRC4 में तो मिस क्या नाम है इनका, जो मिस मरियम फोन करवाती रहती है, यहाँ जरा क्या में कम है काम, लेकिन मैं ये बदतमीजी जरूर करता हूँ। सेशन में कम से कम एक दफा, अगर ज्यादा अच्छा बैच मिल जाए तो 2 दफा क्या आपके घर में फोन होता है। तकरीबन 1.5 महीने के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद एक फोन जाएगा। 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट है सर। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि आप फेल, टेस्ट पे फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सब आ रहा होता तो मेरे पास क्या करते आप। मेरी कौन सी आवाज जो है वो, कौन से वो अजीत सिंह क्या है, अरिजीत सिंह वाली है, आप सुनने आ गए, या कोई और क्वालिटी है मेरी, चलो यार खाली सब देख ली है क्या। आप इसीलिए बैठे हैं कि आपको टेक्स्ट आए, वो मेरी जिम्मेदारी है सर, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप अंडरस्टैंडिंग में मसला है तो मैं आपके साथ हूँ। आप रेगुलर नहीं है, आप टेस्ट नहीं दे रहे, आपका एटीट्यूड नॉन सीरियस है, आपके घर फोन जाएगा, वालिद के फोन पे जाएगा, अगर आपने सही वालिद का नंबर दिया होगा। कोशिश करूंगा कि उस तक पहुंचे। ये मौलवी साहब जब भी आएंगे आपके लिए, इनके साथ मिलके बताया जाएगा कि आपका बेटा या बेटी इसको संभालने ये पढ़ लेगा। मेहरबानी आपकी, अल्फाज कितने सख्त होंगे डिपेंड करेगा कि आप कितने नॉन। कोई किसी किस्म की मुझसे उम्मीद न रखे। मेरे पास जब ये फोन जाते हैं, आते हैं सर, मेहरबानी करें सर, मेल नहीं फीमेल भी आती है सर, आपको बड़ा मेरा दिल भी करता है कि बच्ची रोने लग गई है। आज तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैंने देखा है, ओवर द इयर्स देखा है, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बट इट इज फैक्ट। हाँ, इसका फर्क नहीं पड़ा है। इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइज जारी रखी है कि जब बच्चे को पता चलता है कि मेरे घर फोन जाएगा तो किसी हद तक सीरियस हो जाता है। सेशन में 2 दफा, एक दफा तो जरूर, अब तो खैर वो PTM भी होना शुरू हो गई है, वो भी एक आधी दफा हो जाएगी। तो उस PTM में 2.5 लोग आते हैं सर, ज्यादा लोग नहीं आ पाते। लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको आप तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। वी विल ट्राई टू, टेक्स्ट के पेपर में, जो भी इस पेपर में पढ़ा रहा होता हूँ, उसमें कोशिश होती है बच्चे के पेरेंट्स से दूर पहुंचे। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एज फार एज कैफ2 इज कंसर्न्ड। अच्छा, अब आए किताब की तरफ। मेरी किताब टेक्स्ट की अपनी अवेलेबल है, फोटो कॉपी से जाएं। इसके 2 वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम 1 ले लें, वॉल्यूम 2 अभी ना लें, तो वो सेल्स टैक्स और बाकी चीजों पे वो बाद में दे दीजिए। वॉल्यूम 1 रखें, हम उससे पढ़ेंगे। उसके चैप्टर 1 से स्टार्ट हो गया, सर 1 बुला देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। वॉल्यूम 1 ले लें, मैं इंशाल्लाह उससे पढ़ाऊंगा। चैप्टर 1 वहां से स्टार्ट करेंगे। और आपके
तो यू विल बी योर ओन एग्जामिनर इंशाल्लाह हर चैप्टर में। अच्छा, मैं बात कर रहा था पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, जैसे कोई न्यूमेरिकल तैयबा आएगा, सैलरी का न्यूमेरिकल है, उसमें बाकी हेड्स ऑफ चैप्टर्स भी आ रहे होंगे, तो हम चैप्टर वाइज जब चलेंगे तो वो सिर्फ उस चैप्टर का एरिया उसमें कंप्लीट करेंगे, करते चले जाएंगे, सिलेबस कवर होता जाएगा। जैसे ही हमारा इनकम टैक्स के चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, हम पूरे का पूरा सवाल दोबारा रीडिंग क्लास में भी कर रहे होंगे, यानी कि हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन 2 दफा सॉल्व करेंगे, एक दफा चैप्टर कंप्लीट होने पे, एक दफा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। तो इंशाल्लाह कोई वजह रह नहीं जाएगी कि आप किसी जगह पे प्रॉब्लम में आए या टेंशन में आए और आपको कहीं मसला हो। तो दिस इज हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज पास्ट पेपर की प्रैक्टिस, दैट वुड बी द की टू सॉल्व एरियाज इंशाल्लाह ताला। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड व्हिच आई ट्राई टू कवर इन दिस इंट्रो लेक्चर। इंशाल्लाह कल जब हम और आप मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1, taxation systems in Pakistan. Why taxation is important, but actual taxation contributing the economy, क्या मकसद है, किस तरह के टैक्सेस होते हैं, आपको फेमिलियर करना है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल है, हम चाहते तो हैं कि हम अच्छे मुल्क, अच्छे शहरी बने, पैसा हमारे पास आए, लेकिन टैक्स का सब्जेक्ट हम, आप कितनी उम्र हो गई है, आप पहली दफा पढ़ने लगे, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता कि व्हाई टैक्सेशन इज इम्पोर्टेंट इन द कंट्री एंड व्हाई इट इज वाइटल। और जब हम गुजरेंगे इंशाल्लाह कल इस पे बात करेंगे। अब मैं कुछ 5 मिनट लेना चाहता हूँ आप दोस्तों से, तो थोड़ा सा आपका पता चल जाए कहाँ खड़े हैं, क्या सूरत हाल है। आपसे शुरू करते हैं। जी मिस, आपने पेपर क्यों नहीं दिया? लाइक ऑन, आप दरमियान में छोड़ दिए थे आप, तो इस दफा वो पर्सनल इश्यूज खत्म हो गए हैं या अभी? इस दफा आप इंशाल्लाह चलेंगे, चलें, अल्लाह ताला कामयाब करे। जी, नाम बता दें, कोई मसला नहीं है, और पेपर कौन कौन से दिए और कैसे हुए और आगे क्या सूरत हाल है।
अच्छा 3 R1 टैक्स और लॉ, अकाउंटिंग पास हो जाएगा महानूर इंशाल्लाह। चलें गुड जी। कैफ 1 2 और 4 आप दे रही हैं, चलें दैट्स गुड। और अकाउंटिंग का पेपर आपके 2 ही पेपर रहते थे सर, तो पीआरसी हो जाएगा जी बस। पीआरसी 4 5 और 2 दिए अच्छे हो गए और अभी 3 दिए हैं, अब 3 लिए कैफ के रख रहे हैं, इंशाल्लाह निकल जाएगा पीआरसी। वेरी गुड। 4 ठीक हो गया, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा आपका पीआरसी क्लियर है, आपको तो रिजल्ट की कोई टेंशन ही नहीं है, चलो दैट्स गुड। एक ही रहता था पेपर आपका, बाकी सारे पास, चले गुड जी। तैयबा पेपर कौन से दिए इस दफा पीआरसी के? चारों पेपर रखे हुए, नहीं मानेंगे आपके पास, चलिए अल्लाह ताला कामयाब करे आप जी। बस कंप्लीट रखा हुआ, आपका सिर्फ 1 और 2 रहता था पीआरसी, बाकी पास है आपके, चलिए गुड शाबाश। 3 4 5 पास है, गुड। 1 2 4 ठीक है जी। IMI दोनों रहते थे आपके, 4 और 5 रहते थे, सही हो गया पेपर 4, चलिए पास हो जाएगा आराम से इंशाल्लाह ताला। आप कौन कौन से हैं? 1 2 और 4 जी। 1 2 और 4 जी, इंशा हो जाएगा 4 पास इंशाल्लाह। चलिए कैफ 1 2 और 4 आप रखेंगे, चलिए गुड शाबाश जी सर। अब्दुल्ला कैसा हुआ पीआरसी 4 का? निकल जाएगा, पास हो जाएगा, कॉन्फिडेंट है मतलब, कोई ग्रे एरिया नहीं है। चलिए अब 1 4 1 2 और 4 4 निकल जाएगा। चलिए 1 2 3 1 2 3 कॉस्ट रखी है, 1 2 4 1 2 और 4 4 ठीक हो गया। एजम आपसे तो फिर डिस्कशन कल भी हो रही थी, चलिए वो सवाल देना है मुझे आपने, तो परपेचुअल सिस्टम पे आया इन्वेंट्री का। सलमान आपके बाकी पास है पीआरसी? 1 2 तो खैर हो ही जाएगा इंशाल्लाह, 1 2 1 होगा तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो तो एम ही बैठे हुए, बस पता है रिजल्ट आ ही जाए। असल तो 4 की गेम थी, 4 में क्या होना, 12 4 बेहतर हो गया होगा इंशाल्लाह ताला जी सर। 1 2 3 1 2 और 3 कैफ के पूरा ले रहे हैं, नहीं ये अच्छी बात है, खैर मैं इसके सुने हक में हूँ, कोई गलत नहीं है, ये 4 पेपर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें आपको चैलेंज जरा ज्यादा होता है। हमने हमने जो है ना काफी ज्यादा इसलिए होता है कि हमने देखा है ओवर द टाइम स्टूडेंट थोड़ा सा इजी हो जाता है, जो 4 पेपर दे रहे हैं उनके पास इजी होने का टाइम नहीं है, बस ये ख्याल रखना है आप जी। 1 2 और 3 रख लें जी असद। 1 2 3 पास हो जाएंगे सैफ, पक्की गल है, अल्लाह की मर्जी, गुड। क्या 1 2 और 4 शाबाश।
अब R2 और टेक्स्ट रखा है आपने, जहन हो जाएगा पास। कोशिश क्या है, आपने तो जो कोशिश करनी थी कर दी है। 50 नंबर तो आ ही जाएंगे यार, मेरा नहीं ख्याल है कोई बेसिक थ्योरी हो या जो भी हो, मेरा नहीं ख्याल है कि मसला तो कमी तो नहीं आएगी थी हमारी तरफ से यार, पक्की बात है। जी जासिम, अच्छा आप इसी दफा आए थे, मैं छोड़ दिया था आपने। अच्छा अब आप सारे दे रही हैं, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, कंपनसेट करना चाहिए, लेकिन चैलेंज नहीं इंशाल्लाह देखें, कोई नामुमकिन चीज कोई नहीं होती। इंसान अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक बनाई है कि अगर वो चैलेंज कबूल कर ले तो सब कुछ हो सकता है। पेपर दे दी पास हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, बात ये है कि इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी टेक्स्ट में, और वी विल ट्राई टू कि आप लोगों को आप इंजॉय करें इस प्रोजेक्ट। ये मेरी ख्वाहिश भी है, और मुझे पता है कि इसके बगैर आपको फायदा नहीं होने वाला। ये सब्जेक्ट बोर भी करता है किसी वक्त में, अगर आपका लिंक डाउन हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मेरे साथ रहें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें इस सफर में आसानियां हमारे लिए पैदा करे और हमें कामयाब करे पहली अटेम्प्ट में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।